नमस्कार, कैसे हैं सब? अच्छे? हाँ, कल ने बात की थी व्यंजन संधि के बारे में, कुछ उदाहरणों को मैंने आपको बताया था कि किन किन को ध्यान में रखना है अपने को, है ना। आज हम जो संधि का तीसरा प्रकार है ना, देखो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है क्या, संधि। इस संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के प्रकार होते सर 3। कितने होते हैं? 3। पहला होता स्वर संधि, दूसरा होता व्यंजन संधि और तीसरा होता विसर्ग संधि। तीसरा कौन सा होता? विसर्ग संधि। ये ध्यान रखना है। स्वर संधि अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ ली है ना। व्यंजन संधि का भी कल अपन ने विधिवत रूप से क्या कर दिया, समाधान एकदम समापन कर दिया कि वो भी पूरी क्या हो गई, खत्म। अब हमारा जो संधि का कौन सा जो अंतिम प्रकार बचा है, कौन सा अंतिम प्रकार? अंतिम प्रकार कौन सा? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे, है ना। और इसके बारे में भी जैसे अपन ने स्वर संधि के बारे में बातचीत की, व्यंजन संधि के बारे में बातचीत की, वैसे ही विसर्ग संधि के बारे में भी अपन बातचीत करेंगे। और ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि यदि संधि में से प्रश्न पूछा गया, सुनना ध्यान से, यदि संधि में से कोई प्रश्न पूछा गया तो सबसे ज्यादा चांस जो पूछने के रहते हैं कौन सी संधि में से रहते हैं? विसर्ग संधि में से। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत है इस संधि में। आप ऐसे मत सोचना कि सर ये हार्ड है इसलिए पूछते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है अपने को, इसलिए ज्यादातर प्रश्न जो एग्जामिनर जो पूछता है वो कहाँ से पूछता है? वो विसर्ग संधि में से पूछने की कोशिश करता है। मतलब वो अपने को नॉलेज टेस्ट करेगा अपना। और आपको तो पता ही है, अगर मान लो एग्जामिनर को अपने प्रश्न सही करवाने होते तो केवल क्वेश्चन देता और अपने को एक आंसर दे देता और कह देता इसको राइट कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही। वो 4 ऑप्शन देता है, कितने ऑप्शन? 4। मतलब वो हमारा प्रश्न सही करवाने के चक्कर में तो कतई नहीं है, वो अपना प्रश्न क्या करवाना चाह रहा है? गलत करवाना चाह रहा है। इसलिए अपने को कंफ्यूज करने के लिए कितने उत्तर देता है? 4। वो 4 देके अपने को बोलेगा कि 4 उत्तर हैं, छाट दो जो तुम्हें छाटना है। कब छाट पाएंगे? जब हमारे दिमाग में हमारा बेसिक क्या होगा? कंप्लीट होगा। बिना बेसिक के हम प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे संधि का जो तीसरा प्रकार है। संधि का तीसरा प्रकार विसर्ग संधि। देखो अपन वर्णों का जो अपन ने मेल करवाया था, तब मैंने अंत में आपको बताया था कि यदि विसर्ग के बाद क्या हो? स्वर। विसर्ग के बाद क्या हो? स्वर। या फिर इस विसर्ग के बाद क्या हो? व्यंजन। विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो, विसर्ग के बाद क्या? विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो या विसर्ग के बाद चाहे व्यंजन हो, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इस कंडीशन को क्या कहा गया? इसी कंडीशन को क्या कहा गया? विसर्ग संधि। क्या कहा गया? इस कंडीशन को विसर्ग संधि कहा गया। क्या कहा गया? विसर्ग संधि। क्या देखना है? हमें देखना है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में हमेशा क्या रहेगा? विसर्ग। हमेशा क्या रहेगा? विसर्ग। और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में स्वर भी हो सकता है, विसर्ग भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी। यही परिभाषा है। अपन अगर परिभाषा की बात करें तो अपन लिख सकते हैं कि यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन किसी भी वर्ण का योग होता है तो वहां पर क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। ये इसकी क्या हो गई? परिभाषा, यदि अपन लिखना चाहे तो। लेकिन मैंने आपको बताया परिभाषा में से प्रश्न नहीं पूछता। प्रश्न जहां से पूछता है अपन उसकी बात करेंगे। प्रश्न जहां से पूछता है अपन उसकी बात करेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि सर ये जो विसर्ग है, देखो क्या विसर्ग, हमने क्या कहा? विसर्ग के बाद क्या हो सकता है? विसर्ग के बाद, ध्यान से सुनना, विसर्ग के बाद स्वर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? व्यंजन हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है। जब मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ा रहा था, जब वर्णों के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि ये स्वर और व्यंजन कौन कौन? ये स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर क्या बनते हैं? दोनों मिलकर क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं। क्या बनते हैं? स्वर और व्यंजन को यदि अपने को एक साथ बोलना है तो क्या बोलूंगा मैं? वर्ण बोलूंगा।
स्वर और व्यंजन को एक साथ बोलने का मतलब क्या है कि एक साथ यदि हम इनको बोलेंगे, एक नाम अगर मैं दोनों का दूंगा तो क्या है, वर्ण। तो क्या मैं आगे लिख सकता हूं कि विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के बाद वर्ण योग करें, विसर्ग के बाद क्या योग करें, विसर्ग के बाद वर्ण योग करें, ये अपन लिख सकते हैं ना, विसर्ग के बाद वर्ण योग करें। फिर अपन ने पढ़ा था कि जब वर्ण पढ़े तब मैंने कहा था कि हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44। हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44। कितनी होती है, 44। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि विसर्ग के बाद क्या हो, 44 योग करें। विसर्ग के बाद कौन योग करे, 44 योग करें, ये लिख सकते हैं। देखो अपन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख रहे, जो अपन ने पढ़ा है वही अपन लिख रहे हैं, जो अपन ने पढ़ा है वही अपन लिख रहे हैं। देखो और इसको अपन व्यवस्थित करते हैं, सुनना ध्यान से। अब देखो अपन ने जब विसर्ग को पढ़ा या जब वर्णमाला में आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि जो विसर्ग है, विसर्ग अयोगवा होते हैं। विसर्ग क्या होते हैं, अयोगवा। देखो अपन ने अयोगवा की संख्या पढ़ी थी ना, अयोगवा की संख्या कितनी होती है, 2 कौन कौन से, एक अनुस्वार और दूसरा क्या होता है, विसर्ग। दूसरा क्या होता है, विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। और इसको अयोगवा क्यों कहा था, मैंने कहा था कि इन दोनों का प्रयोग केवल किस पे होगा, इन दोनों का प्रयोग केवल किन पे होगा, इन दोनों का प्रयोग केवल स्वर वर्णों पे होगा। दोनों का प्रयोग किस पे होगा, तो इनको अपन ने कहा था अयोगवा, और अयोगवा का प्रयोग केवल किस पे होता है, मैंने बताया था किस पे, स्वरों पे। किस पे होता है, स्वरों पे। देखो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि स्वर और स्वर के बाद में क्या हो, विसर्ग, और बाद में क्या हो, 44 वर्ण योग करें, ये भी मैं लिख सकता हूं, है ना। और देखो और अपन आगे बात करें तो देखना इधर स्वर की संख्या मैंने बताई थी कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 11 के बाद क्या हो, विसर्ग, और उसके बाद क्या योग करे, 44 वर्ण अगर योग करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, विसर्ग संधि कहा जाता है, उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। ये यहाँ तक की देखो, ये अपन ने मर्जी से नहीं, ये हमारा जो बेसिक है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, ये सारी की सारी वही चीजें हमारे क्या आ रही है, काम आ रही है। और हम क्या करेंगे, हम इन ये जो विसर्ग है इसका योग करेंगे किनके साथ, इन 44 वर्णों के साथ इनका योग करेंगे। इन 44 वर्णों के साथ इनका क्या करेंगे, योग करेंगे। वो जोड़ना ही क्या कहलाएगा, हमारी विसर्ग संधि कहलाएगा। ठीक है, अब सुनना है ध्यान से। देखिए ये यहां तक की बात आप आराम से स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अब अपने को देखना, अपने पास लास्ट स्टेज क्या आई, देखो अपने पास लास्ट स्टेज आई कि 11 के बाद क्या हो, 11 के बाद क्या हो, 11 के बाद क्या हो, 44 वर्ण। 11 के बाद क्या हो, 44 वर्ण। अब देखो इनको जोड़ना है, अब इनको भी अपन देखो कैटेगरी वाइज जोड़ेंगे, एक साथ तो जोड़ नहीं सकते सबको, एक साथ तो सबको जोड़ नहीं सकते। अब देखो कैसे, मैंने आपको जब व्यंजनों का या वर्णों का वर्गीकरण पढ़ाया था तब इन 44 वर्णों को अपन ने घोष या कंपन के आधार पे कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। घोष या कंपन के आधार पे कितने भागों में बांटा था, 2। और वो 2 भाग कौन कौन से, पहला था अघोष, और दूसरा था क्या, सघोष। दूसरा कौन सा था, सघोष, या इसी को हमने कहा था घोष। गूंज या कंपन के आधार पे जब अपन ने वर्णों का वर्गीकरण किया, उनको 2 भागों में बांटा। अघोष, अ मतलब नहीं, घोष मतलब गूंज, जिनको बोलते समय हमारे मुख में गूंज नहीं उठे तो वो अघोष, और जिनको बोलते समय हमारे मुख में गूंज उठे वो कौन से, सघोष। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि सर अघोष में कौन कौन से आएंगे और सघोष में कौन कौन से आएंगे, अघोष में कौन कौन से आएंगे और सघोष में कौन कौन से आएंगे। देखो अघोष में आते हैं किसी भी वर्ग का या प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण व, पहला दूसरा वर्ण व, और कौन आएंगे, और आएंगे तीनों शकार, श, श और स। ये तीनों किस में आएंगे, ये आएंगे अघोष में।
किसी वर्ग का पहला वर्ण समझ गए, मतलब क वर्ग का पहला, च वर्ग का पहला, ट वर्ग का पहला, त वर्ग और प वर्ग का पहला, है ना। उसी का दूसरा और क्या आएगा, और ये वह मत समझ लेना आप, है ना। और तीनों क्या आएंगे, श, तीनों शेष में आएंगे। अब देखो बाकी बचे किस में आ जाएंगे, बाकी बचे जो आ जाएंगे सघोष में। तो सघोष में क्या बचे, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस अंतस्थ, अंतस्थ में य, र, ल, व, और ऊष्म में क्या बचा हुआ है प्लस सभी स्वर। मैंने आपको नोट लिखाया था कि सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण और सघोष होते हैं। जब अपने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था तब मैंने नोट लिखाया था कि सभी स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं और सघोष होते हैं, है ना। अब देखो ये अपन ने बांट लिए, अपन से पूछे कि अघोष की संख्या कितनी, तो 5, 10 और 3 13। इनकी संख्या के विषय में अगर बात करें तो मैंने वैसे बता दिया 13 होगी, और इनकी संख्या कितनी होगी, 31। इनकी संख्या कितनी होगी, 31। ये अपने को ध्यान रखना है। ये मैंने क्यों लिखा, देखो ये मैंने क्यों लिखा, ये अपने को ध्यान रखना है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं विसर्ग के साथ एक बार तो किसको जोड़ूंगा, अघोष को, और एक बार किसको जोड़ूंगा, सघोष को। एक बार अघोष को जोड़ूंगा और एक बार किसको जोड़ेंगे, सघोष को। ठीक है, तो नंबर 1 वाले की बात करते हैं अपन, बात करें नियम नंबर 1 की। तो अब आप देखना, नियम 1, विसर्ग संधि का नियम नंबर 1, है ना। विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 क्या कहता है, नियम नंबर 1 कहता है कि यदि स्वर के बाद में क्या हो, विसर्ग, और देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, विसर्ग, और बाद में क्या हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, अघोष। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, अघोष। ये हो, है ना। ये वाला अपना नियम है, ये वाला अपना नियम है। इसको मैं थोड़ा खोलता हूं, देखो तो क्या होगा, अघोष लिख लो। प्रत्येक हम जानते हैं कि अघोष क्या होते हैं, वर्ग का पहला, दूसरा और शकार। तो क, च, ट, त और प, और इसका ख, छ, ठ, थ, फ। ये तो तीनों क्या हो गए। अब देखो ये पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला आ गया, प्रत्येक वर्ग का पहला आ गया, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा। क्या बचा अघोष में, देखो क्या बचा, अपन ने क्या लिखा था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श, तीनों शकार, है ना। अब देखो तीनों शकार में मैंने आपको बताया था एक श ये है, एक श ये है, और ये, इसको कहते हैं अपन मूर्धन्य शकार। क्या कहते हैं, मूर्धन्य शकार। इसको कहते हैं दंत्य शकार, और इसको कहते हैं तालव्य शकार। मूर्धन्य कहते हैं मूर्धा से बोला जाता है इसलिए, दंत्य कहते हैं दांत से बोला, दांत का सहयोग होता है इसलिए, और तालव्य कहते हैं मतलब तालु को टच करता है इसलिए। अब देखो इसमें कहाँ आएगा, तो ये आएगा, ये आएगा, और एक श आएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि च वर्ग जो होता है, च वर्ग क्या है, च वर्ग तालव्य है। च वर्ग क्या है, तालव्य। ट वर्ग क्या है, ट वर्ग मूर्धन्य है। ट वर्ग क्या है, मूर्धन्य, और त वर्ग क्या है, त वर्ग दंत्य है। त वर्ग क्या है, त वर्ग दंत्य, इसलिए इनके साथ में आई है ना। अब देखना आगे, ये तो अपने लिखा कि इसका मतलब क्या है। अब हम नियम बनाएंगे, अब हम क्या बनाएंगे, नियम बनाएंगे, है ना। इसका नियम नंबर 1, इस वाले नियम, जो नियम नंबर 1 है ना, इसका सब नियम, या अपन ये इसको कहें ना नियम नंबर 1, तो इसको अपन कह सकते हैं सत्व विसर्ग संधि। जब आप मूल भाषा हमारी संस्कृत में जब इसको पढ़ोगे तो ये किस नाम से आएगी, उसमें सत्व विसर्ग संधि। क्योंकि जहां भी बनाएंगे ना वहां क्या बनाएंगे, श। क्या बनाएंगे, ये श बनाएंगे। और इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान ये होगी कि ये तीनों श है ना, ये तीनों श क्या होंगे, हलंत। तीनों श क्या अपने को शब्द में कहीं ना कहीं हलंत दिखेंगे, फिक्स से क्या दिखेंगे, हलंत। तीनों शे दिख रहे हैं, इसलिए क्या कहा अपन ने, सत्व विसर्ग संधि। क्या कहा, सत्व विसर्ग संधि।
ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, अब इसका नियम नंबर 1 लिखते हैं। नियम नंबर 1 देखना, इसके पहले नियम की बात करें तो आगे क्या हो, कोई भी स्वर और स्वर के बाद क्या हो, विसर्ग। कोई स्वर हो, स्वर के बाद में क्या हो, विसर्ग, है ना। यदि कोई स्वर है, वो स्वर के बाद में क्या है, विसर्ग है। स्वर है और उसके बाद में क्या है, विसर्ग है। पीछे देखो, पीछे क्या होना चाहिए, पीछे होना चाहिए च या छ, और इसके साथ एक श लिखा था अपन ने। देखो एक श लिखा था ना, कौन सा वाला, तालव्य। देखो कौन सा वाला, तालव्य शकार, है ना। अगर ये और ये सारे क्या हैं, ये तालव्य और अघोष हैं, तालव्य अघोष। देखो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि विसर्ग के बाद में च, छ या श में से कोई भी वर्ण हो, क्या च, छ और श में से कोई भी वर्ण हो, तो हमें सीधा सा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने को ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। सीधा सा ये विसर्ग है ना, इस विसर्ग को क्या कर दो, इस विसर्ग को ये जैसा से दिख रहा है ना, इसको ऐसे कैसे श में, मतलब कौन सा, इस विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाएगा, तालव्य शकार। क्या आदेश हो जाएगा, तालव्य शकार आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालव्य शकार आदेश हो जाएगा। समझ में आया क्या, क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में च, छ या श में से कोई भी वर्ण हमें दिखाई दे, तो हमें क्या करना है, हमें इस विसर्ग की जगह क्या आदेश करना है, ये वाला तालव्य शकार आदेश करना है। जैसा पीछे से है वैसे आगे करना है। देखो देखे, एक शब्द आता है, एक शब्द आता है, क्या शब्द, निःशुल्क शब्द। कौन सा शब्द, निःशुल्क। देखो अपन ने जहां भी निःशुल्क शब्द लिखा देखा है ना, वो ऐसा लिखा देखा होगा, कैसा, ऐसा, ऐसा निःशुल्क शब्द लिखा देखा होगा आपने, है ना। बहुत सारी जगह, बहुत सारी दवाइयों पे लिखा रहता है निःशुल्क मतलब फ्री, निःशुल्क मतलब फ्री। तो बहुत सारी दवाइयों पे आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह आपने लिखा, जबकि ध्यान रखना ये निःशुल्क शब्द गलत है। क्या है ये, इस निःशुल्क जैसा कोई भी शब्द नहीं होता, ये निःशुल्क शब्द क्या है, गलत है। तो आप बोलोगे सर आप तो कुछ भी कह रहे हो, मतलब इतने लोग पागल है जो इसको लिख रहे हैं, है ना। तो कुछ भी कह रहे हो कि आप, कुछ नहीं कह रहा हूं। देखना आप इसको गलत साबित करके दिखाएंगे अपन। क्या करेंगे, गलत। देखो कैसे होगा गलत साबित, अब देखना। मैं कहूं कि ये जो निःशुल्क शब्द है ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ये निःशुल्क शब्द लिखा जाता है ऐसे। मैं कहूं कि निःशुल्क शब्द कैसे, देखना ऐसे नहीं लिखा जाता, कैसे लिखा जाता है, कि ऐसे लिखा जाता है। मैंने कह दिया तो आप बोलोगे कि सर आपके कहने से क्या होता है, आपके कहने से क्या होता है कि ये हमने तो देखा है बहुत सारी, जैसे एम्बुलेंस में लिखा रहता है, दवाइयों पे लिखा रहता है, तो वो क्या पागल है क्या। देखना अब देखना आप समझना इस चीज को कि गलत क्यों हुआ। निःशुल्क शब्द है और मैं कहूं कि इस निःशुल्क शब्द का संधि विच्छेद होता है हमारे सामने। निःशुल्क शब्द का क्या होता है, संधि विच्छेद की हम बात करें तो होगा निधन शुल्क। क्या होगा, निधन शुल्क। ये इस निःशुल्क शब्द का क्या है, संधि विच्छेद। अब देखना हमारा नियम क्या कह रहा था, हमारा नियम कह रहा था कि कोई भी स्वर के बाद में क्या हो, विसर्ग। अब देखना इसको, जैसे ही मैं इस नए को क्या करता हूं, अलग करता हूं, तो इसमें से क्या निकल जाता है, ई, और इसके बाद में क्या लगा हुआ है, विसर्ग, और पीछे क्या है, श, और इसको उल्क। समझे क्या बात। अब नियम की तरफ देखना, क्या कह रहा था, कोई भी स्वर के बाद में क्या हो, कोई भी स्वर के बाद में च, छ या श में से कोई भी एक हो। कोई भी स्वर है, स्वर के बाद विसर्ग है ना, और बाद में क्या है, श। दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। अब अपना नियम क्या कह रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो साहब आप क्या कर दो, इस विसर्ग की जगह तालव्य शकार बना दो। ये विसर्ग और इस विसर्ग की जगह क्या बना दिया मैंने, तालव्य शकार। आधा बनाना है, हलंत लगा हुआ है, वापस मिलाओ इसको। देखो ये तो बन गया पीछे वाला शुल्क, पीछे वाला क्या बन गया, शुल्क। आगे वाला क्या बन गया, नए इसमें मिला तो क्या बन गया, नी। और ये आधा है तो खड़ी पे हटा देंगे इसकी। देखना क्या बन गया, ये नी, ये आधा श, और ये क्या, शुल्क। बताओ सही है कि नहीं है, बताओ सही है कि नहीं है, सही है ना। अब देखो
अपन जो लिखते हैं देखो, यह क्या किया अपन ने, ये हटा दिया बीच का और डायरेक्ट क्या लिख दिया, ये वाला निशुल्क। ध्यान रखना, जो हम निशुल्क लिखते हैं वो निशुल्क शब्द नहीं है, वो उसका संधि विच्छेद है। वो क्या है, उसका संधि विच्छेद है। मतलब ये वाला शब्द गलत है, सही कौन सा है, निशुल्क। कौन सा है सही, निशुल्क। अब बात समझ में आई क्या? अरे अब तो नहीं बोलोगे ना कि सर ये निशुल्क ये वाला सही है, ये वाला सही है। अपन ने प्रूफ कर दिया ना, और आप बोलोगे सर हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा आपके ऊपर, है ना, आप तो कुछ भी कह रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसने ये शब्द लिखा हो ना, दवाई बनाने वाले को व्याकरण का ज्ञान हो, है ना। अगर वो व्याकरण का ज्ञान होता ना तो वो दवाई नहीं बनाता, वो मास्टर होता। दवाई नहीं बनाता, क्या होता, वो मास्टर होता, पढ़ा रहा होता कहीं ना कहीं। मतलब उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं था, इसीलिए हमें व्याकरण का ज्ञान है, इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ना। तो ये अपने समझ में आनी चाहिए बात। और इसका स्क्रीनशॉट लो आप आराम से। ले लिया इसके स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके कुछ उदाहरणों के बारे में। इसके क्या, किसके बारे में बात करेंगे, उदाहरणों के बारे में। देखो, एक शब्द आता है अंतश्चक्षु। क्या आएगा, अंतश्चक्षु। एक आता है मनश्चेतना। अंतश्चक्षु मनश्चेतना। आप बोलोगे सर इसकी पहचान क्या होगी, पहचान मतलब तोड़ेंगे कैसे अपन इसको। तो तोड़ने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करना है, जब भी ये शब्द देखो, पहचान तो ये है कि श दिखेगा, और जो आधा वाला श रहेगा ना, इस आधे वाले श को काय में बदल देंगे, आधे वाले श को जब तोड़ेंगे तो विसर्ग में बदल देंगे। काय में बदल देंगे, क्यों? क्योंकि विसर्ग की जगह तो बनाया इसको अपन ने, किसकी जगह, विसर्ग की जगह बनाया ना, तो अब इसको क्या कर देंगे, विसर्ग में बदल देंगे, है ना, ये बात। और देखो, अपन उदाहरण के बारे में बात कर रहे थे ना, कहाँ गए इसके उदाहरण। हाँ, मनश्चेतना, अंतश्चक्षु, और एक और आता है देखिए, मनश्चेतना, एक आता है निश्वास। ये इसके उदाहरण है। मनश्चक्षु, अंतश्चक्षु, मनश्चेतना, निश्वास, ये है। और एक और आता है इसका दुशासन, नहीं, दुश्वास। क्या आता है, दुश्वास। ये इसके मेन उदाहरण है ना, इनको अपने को ध्यान रखना है। देखो क्या करना है, सीधी सी बात है कि जो श दिख रहा है, श को काय में बदल दो, विसर्ग में। श को काय में बदल दो, विसर्ग में। देखो तो अंतश्चक्षु का क्या होगा, अंतः धन चक्षु। अंतश्चक्षु का क्या होगा, अंतः धन चक्षु। मनश्चेतना का क्या होगा, मन धन चेतना। और निश्वास का क्या होगा, नि धन श्वास। और दुश्वास का क्या होगा, दुह धन श्वास। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है ना। इनका आप स्क्रीनशॉट लो, इनका आप स्क्रीनशॉट लो। इनका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब देखो, अब हमारे जो दूसरा नियम है, इसी के अघोष वाले कितना पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। देखो इसका दूसरा नियम क्या कहता है, इसका दूसरा नियम कहता है कि आगे क्या हो, कोई भी स्वर के बाद में विसर्ग हो। कोई भी स्वर के बाद में क्या हो, विसर्ग। और इसके बाद में क्या हो, कोई भी स्वर और उसके बाद क्या हो, विसर्ग। देखो कोई भी स्वर क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि ये विसर्ग क्या है, अयोगवा। और अयोगवा का प्रयोग केवल किस पे होता है, स्वर के ऊपर। किस पे होता है,
स्वर के ऊपर, इसलिए अपन क्या लिख रहे हैं, स्वर। इसके बाद में क्या हो कि इसके बाद में ट हो, ठ, और मूर्धन्य वर्ण क्या हो, श। ये सब क्या है, मूर्धन्य। ये सब क्या है, मूर्धन्य। अगर मूर्धन्य अघोष वर्ण हो, कह सकता हूं मैं कि यदि कोई भी स्वर हो उसके बाद क्या हो, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में मूर्धन्य अघोष वर्ण हो, मूर्धन्य अघोष वर्ण हो, तो मूर्धन्य अघोष वर्ण, तो अब अपने को क्या करना है, देखो पिछली बार अपन ने, देखो पिछले वाले नियम में देखना आपने, अपन ने क्या किया था, पिछले वाले नियम में अपन ने किया था कि दंत्य था, तो इस विसर्ग की जगह क्या बनाया, दंतेश। क्या बनाया, दंतेश। दंतेश बनाया। और अब देखो, अब क्या करेंगे अपन, अब हम करेंगे कि हमारे सामने कौन सा है, हमारे सामने मूर्धन्य श है। कौन सा श है, मूर्धन्य श। तो हमें कुछ नहीं करना है, अपने को सीधा सा इस विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे, इस विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य क्या आदेश कर देंगे, मूर्धन्य शकार आदेश कर देंगे। क्या कर देंगे, मूर्धन्य शकार आदेश कर देंगे। ये ध्यान रखना है, समझ गए ना। दंत्य था तो क्या बनाया, दंत्य। मूर्धन्य होगा तो क्या बनाएंगे, मूर्धन्य। समझ में आ गई के बात। क्या कहना चाह रहा है कि यदि कोई भी स्वर आगे हो और उसके बाद क्या हो, विसर्ग। अपन कह सकते हैं कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, विसर्ग हो, और उसके बाद में मूर्धन्य अघोष, मूर्धन्य अघोष मतलब पहला दूसरा, मतलब ट, ठ और श अगर योग करते हैं तो क्या करेंगे, इस विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे, इस विसर्ग के स्थान पे, इस विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य शकार क्या कर देंगे, आदेश। मूर्धन्य शकार क्या कर देंगे, आदेश। समझ में आ गई ये बात। देखो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से और अच्छा अपने को समझ में आएगा। देखना, अब एक शब्द आता है चतुष्षष्ठी। क्या आता है, चतुष्षष्ठी। कौन सा शब्द आता है, चतुष्षष्ठी। इसी के साथ है ना, इस शब्द के साथ मैं आपको एक कंफ्यूजन भी बताऊंगा अभी कि इस वाले जो नियम में एक कंफ्यूजन आएगा, वही शब्द क्या है, चतुष्षष्ठी। देखो क्या, चलो इस चतुष्षष्ठी को अपन बाद में देखते हैं। इसका जो दूसरा शब्द मैं आपको बताता हूं उससे आपको अच्छा, फिर इसके को मैं कंफ्यूजन में आपको बताऊंगा। देखना, शब्द आता है धनुष टंकार। क्या शब्द आता है, धनुष टंकार। हमारे सामने शब्द आता है धनुष टंकार, और धनुष टंकार के संधि विच्छेद की हम बात करें तो धनुष टंकार का संधि विच्छेद क्या होता है, धनु धन टंकार। धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद होता है धनुधन टंकार। अब देखो अपना नियम क्या कह रहा था, हमारा नियम कह रहा था कि कोई भी स्वर के बाद में क्या हो, क्या हो, कोई भी स्वर के बाद में विसर्ग। देखो ऊ स्वर है, ऊ के बाद में क्या है, विसर्ग। यहां तक की बात समझ में आ गई। बाद में क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए ट, मतलब अघोष मूर्धन्य हो, ट, ठ या श में से कोई भी एक। देखो क्या दिख रहा है, ट। क्या दिख रहा है, ट दिख रहा है ना, ट दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम, तो हमारा नियम कह रहा है कि आप इस विसर्ग की जगह क्या कर दो, विसर्ग की जगह मूर्धन्य क्या कर दो, शकार आदेश कर दो। देखो इसकी जगह क्या करना है, श। श भी कौन सा, मूर्धन्य। देखना अब शब्द क्या बन गया, आगे क्या बचा, धनु, और पीछे क्या बचा, टंकार, और हमारे सामने शब्द क्या बच गया, धनु टंकार। क्या शब्द बन गया, धनुष टंकार शब्द हमारे सामने बन के आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं, आ गई ना। देखो नियम जो कह रहा अपन ने कुछ भी नहीं किया, नियम ने जो कहा अपन ने वही किया, अपन ने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। नियम कह रहा था कि कोई स्वर के बाद विसर्ग हो और बाद में ट, ठ और श में से कोई भी वर्ण हो तो मूर्धन्य शकार आदेश कर दो। हमने क्या किया, क्या दिख रहा है, स्वर के रूप में ऊ के बाद में विसर्ग, और पीछे क्या दिख रहा है, ट। तो हमने क्या किया, इसको किस में आदेश कर दिया, मूर्धन्य शकार में, और शब्द क्या बन गया, धनुष टंकार। शब्द क्या बन गया, धनुष टंकार।
इसमें सर पहचान क्या होगी? तो पहचान ये होगी कि टे, ठे और शे से पहले अपने को क्या दिखाई देगा? आधा श। और जो मूर्धन्य शकार दिखेगा ना, इसको क्या करना है? तोड़ते समय इसको अपन विसर्ग में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने इसको किससे बनाया था? विसर्ग से बनाया था। ये यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लो आराम से। देखिए अब अपन बात करते हैं, इसका एक उदाहरण आता है ना, वैसे इसकी ज़्यादा उदाहरण नहीं है, लेकिन इसका एक उदाहरण आता है जो आपको ध्यान रखना है। देखो कौन सा? जो मैंने अभी बताया था आपको। क्या लिखा था अपन ने? चतुष्षष्ठी। क्या लिखा था? चतुष्षष्ठी। और ये चतुष्षष्ठी शब्द है ना, इसका जो संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है? इसका संधि विच्छेद होता है चतुष्षष्ठी। क्या होगा? चतुष्षष्ठी। अब क्या, ये तो इसका संधि विच्छेद हो गया, लेकिन अपन ने जब व्यंजन संधि पढ़ी तो इस षष्ठी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इस षष्ठी शब्द का संधि विच्छेद होता है शश धन थी। क्या होता है? शश धन थी। अगर माना जाए तो इस चतुष्षष्ठी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होता है चतु धन शश धन थी। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि सर अगर चतुष्षष्ठी शब्द है तो यहाँ इन दोनों के बीच में तो संधि कौन सी हो रही है? विसर्ग। इन दोनों के बीच में संधि कौन सी हो रही है? विसर्ग। और इन दोनों के बीच में संधि कौन सी हो रही है? व्यंजन। इन दोनों के बीच में संधि कौन सी हो रही है? व्यंजन। अब सर आपने तो कंफ्यूजन में ला दिया कि अगर चतुष्षष्ठी शब्द दे दे और संधि विसर्ग भी हो और व्यंजन भी हो तो फिर हम क्या करेंगे? ये तो कंफ्यूजन वाली बात आ गई। तो मैंने कल ही आपको एक बात बताई थी जो शायद आपने ध्यान से सुनी या नहीं सुनी, लेकिन वापस सुन लेना अच्छे से, कि संधि कहाँ मानी जाती है? जहां से शब्द पहली बार टूटता है संधि वही मानी जाती है। समझ गए ना? तो पहली बार कहां से टूट रहा है? चतुधन षष्ठी। मतलब कौन सी संधि? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो इस चतुष्षष्ठी शब्द में कौन सी संधि होगी? इस चतुष्षष्ठी शब्द में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि मानी जाएगी। ये हमारा कौन सा है? ये इसका नियम नंबर 2 है। अघोष का चल रहा है, अघोष का पहला पढ़ लिया तालव्य के साथ, है ना, और दूसरा पढ़ लिया मूर्धन्य के साथ, ठीक है ना। अब हमारी जो अगली क्लास रहेगी उसमें अघोष के जो 3 और बचे हैं, कौन? 3, दंत्य के साथ और जीवामूली और उपद्यमानीय के साथ। क्यों? उनको भी अपन बाद में बात करेंगे। और विस्तार पूर्वक इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपका कोई भी जो सवाल है वो छूटना नहीं चाहिए। इसी के साथ आज हमारी क्लासेस को हम यही विराम देंगे। देखते रहना है और अपनी तैयारी को परखते रहना है, निरंतर तैयारी करना है, क्योंकि लगातार हम करेंगे तभी जाकर के क्या होगी? तभी जाकर अपने को सफलता मिलेगी। ऐसा आजकल आपने वो गाना भी सुना होगा, सुना है क्या? एक गाना चल है अपने के तो अभी बहुत फेमस गाना है ना, बात कोई शानी लिख दूँ के, तेरे पे कहानी लिख दूँ के, मैं खुद ने लिखना चाहूँ मास्टर तने मास्टर ने लिख दूँ के। सुना है क्या? है ना, कभी सुनना है ना। तो हमारी क्लास को यहीं विराम देंगे, है ना। देखते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।